पीएम मोदी का सबसे बड़ा मिशन, नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत का नशा मुक्त युवा, जिंदगी से कैसे मिटाएं नशे की लत, अध्यात्म के रास्ते नशे से कैसे पाएं मुक्ति, धर्म ज्ञान पर स्पिरिचुअल हीलर आशीष सेमवाल। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नशे की लत व्यक्ति के जीवन को चुटकियों में बर्बाद कर देती है और जो कि युवा को देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि नशे की लत में हमारा देश भारत भी गिना जाता है। और ऐसे में अगर आपके बच्चे भी नशे की लत की ओर बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए स्पिरिचुअल समाधान क्या है, अध्यात्म के रास्ते किस प्रकार से आप अपने बच्चों को, अपनों को इन चीज़ों से दूर रख सकते हैं, यही जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है स्पिरिचुअल हीलर आशीष सेमवाल जी और उनसे जानेंगे सब कुछ। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सो बेसिकली ये बहुत बड़ी समस्या होती चली जा रही है। आज हम हर माँ बाप की स्थिति देखते हैं तो हमें बड़ा दुख भी होता है, दयनीय स्थिति है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसके 1 साल 1.5 साल के बाद माता पिता को कहीं पे हम देखते हैं कि रिश्तेदारी में जाते हैं, कहीं मॉल में जाते हैं, कहीं रिजॉर्ट में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो अब बच्चे को इंगेज कैसे किया जाए, तो उसके लिए अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं जी। अब 1-1.5 साल के बच्चे को जैसे मोबाइल मिलता है वो लत लग जाती है। अब वो लत लगनी शुरू होती है तो बच्चे से मोबाइल छीनो तो बच्चा चिल्लाता है, गुस्सा करता है, रोता है। फिर माँ बाप मजबूरी में रो रहा है तो इसलिए उनका काम गड़बड़ हो रहा है, ऑफिस वाले हैं, बहुत कम समय मिलता है घर का काम करने के लिए, ऑफिस का काम भी घर में करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं माँ बाप की परिस्थिति, उनकी चिंता, उनके दर्द को भी समझ रहा हूँ, लेकिन हमने शुरुआत कर दी उसे फ़ोन देकर। अब बच्चा बड़ा हुआ तो हमने कहा कि भाई बेटा तुम नोट्स मोबाइल पे मंगा लो। अब 4-5-6 साल का बच्चा मोबाइल लेने लगा। माँ को, पिता को तो ये पता है कि बच्चे ने मोबाइल में नोट्स आए हैं, बच्चे के अपने साथ के बच्चे का कुछ होमवर्क आया है या टीचर्स ने कुछ भेजा, वटेवर। उसके बाद जब आदमी मोबाइल चलाता है तो 4 चीज़ें उसमें और वो देखने लग जाता है। कुछ वो फेसबुक का अकाउंट खोल लेता है, व्हाट्सअप देखना शुरू कर देता है, व्हाट्सअप पे वो सब चीज़ें आती है, नोट्स वगैरह। धीरे धीरे करके जब बच्चा 6 क्लास और 8 क्लास के बीच में होता है, 90% माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि बच्चा ट्यूशन जा रहा है, क्योंकि ट्यूशन की शुरुआत हो जाती है, कहीं चोट ना लग जाए, कोई बात ना हो जाए, जेन्युइन बात भी है। लेकिन क्या वो बच्चे उस सुविधा का सदुपयोग कर रहे हैं उत्थान के लिए या दुरुपयोग कर रहे हैं पतन के लिए? यही चिंतन का विषय है, यही आज का विषय है। देखिए, हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो ताकत है, जो ऊर्जा है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा भी होती है। सबसे पहले हमने जिस भी घर में जन्म लिया है, उस पिता के वीर्य और माँ के गर्भ में जो हम रहे, वो संतान उत्पत्ति का समय क्या है और उस संतान की जो का बीज डला उसका चिंतन क्या है उस वक्त का, बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके आधार पे उसके चित्त चरित्र और चिंतन का निर्माण होता है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो उस बच्चे को ये सब सुविधाएं घेरती हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ सभी बच्चों को, लेकिन अधिकांश बच्चे कहीं ना कहीं सब चीज़ों से ग्रसित हैं। ऐसे में माँ बाप क्या करें? देखिए, हम डोरेमोन का केक काटेंगे, हम इस रिसोर्ट में, इस होटल में, इस जगह पे, इस रेस्टोरेंट में पार्टी करेंगे। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों के बारे में बिल्कुल चिंतन करना चाहिए। स्पिरिचुअली मैं पहले आपको बता दूं और थोड़ा व्यवहारिक पहले बता दूं
कि हम लोग सामान्यतः बच्चों के सामने आजकल पार्टी करने लग जाते हैं। मैं किसी पे दोष नहीं दे रहा, इसलिए खुद के लिए कह रहा हूँ। पार्टी करने लग जाते हैं और आप पार्टी करते हैं, आप ड्रिंक्स भी करने लग जाते हैं, फिर थोड़ा सा अभद्र डांस भी हो जाता है, अभद्र बातें भी हो जाती है। बच्चे वो सब चीज़ें भले उस वक्त नहीं सीख रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चे कहीं ना कहीं अपने ब्रेन में उन सब चीज़ों को रख रखे हैं कि ये सब चीज़ें जो मेरी मम्मी कर रहे हैं, मेरे पापा कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बुरी नहीं हैं, क्योंकि वो भी कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, समझना होगा कि जब हम लोग इस ढंग की चीज़ें कर रहे हैं तो हम उन्हें लग्जरी और विलासिता की तरफ खींच के लेके जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लग्जरी विलासिता की तरफ मत लेकर जाओ। थोड़ा बहुत देख लीजिए कि जब सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति जो भारत के रहे, अंबानी जी, उन्होंने शादी किस संस्कारों में करी, पार्टी क्या करी, प्री फंक्शन क्या किए, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन शादी एक बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है, जन्मदिन महत्वपूर्ण समय होता है, मैरिज एनिवर्सरी एक महत्वपूर्ण समय होता है। क्या उस समय किस चिंतन और किस ढंग का माहौल हम क्रिएट कर रहे हैं, या बच्चों को एंड ऑफ द डे हम लोग कहाँ विलासिता और किस भाव में लेके जा रहे हैं। तो ये सारे बिंदु कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। इसका इलाज क्या है, रेमेडी क्या है? मुझे लगता है कि वीक में एक बार आप कंबाइंड योग और मेडिटेशन की क्लास के लिए या तो कहीं जाइए, या अपने टीचर्स को या किसी को, योग टीचर को या मेडिटेशन को या अपने ब्राह्मण को या अपने किसी भी ऐसे संत महात्मा पुरुष को अपने घर में बुलाइए और कोशिश करिए कि एक संडे महीने में हमारा योग, मेडिटेशन और हवन का होगा। अब वो जिस जाति धर्म समाज, गुरु नानक वाला है तो उन्हें कभी इतवार को हमें गुरुद्वारे जाना है, लंगर चढ़ाना है, बर्तन साफ करने हैं। क्रिश्चियंस है तो अपना इशू कि उसमें जाए, अपना वहाँ सेवा करे, वहाँ साफ सफाई करे, मानव सेवा करने के लिए जो भी कार्य हो सकते वो करे। तो हमारे यहाँ शास्त्र अनुसार गायत्री मंत्र सर्वेषु मंत्रेषु श्रेष्ठम भवेत। बच्चों को सबसे पहला नियम कर दीजिए, गायत्री मंत्र सिखा दीजिए। और गायत्री मंत्र सिखाना नहीं है, समझाना भी है कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या होता है। गायत्री मंत्र पढ़ते कब है? दिन छिपने के बाद नहीं पढ़ते, उसका जाप नहीं करते, या उसके लिए हम लोगों को क्या संध्या के स्वरूप, क्या किस तरह के वस्त्र पहन के जपना चाहिए, हमें हाथ छाती पे रखना है, नाभि के समक्ष रखना है, कहाँ पे रखना है, दिन में कब रखना है, दोपहर में कब रखना है, शाम को कब रखना है, इसके नियम बस नियम है, किस दिन अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन गायत्री मंत्र सर्वेषु मंत्रेषु श्रेष्ठम भवेत, तो एक तो गायत्री बच्चों को सिखा दीजिए। दूसरी बात, एक महीने में एक रविवार, जैसा मैंने आपसे कहा कि रखिए योग के लिए, मेडिटेशन के लिए, हवन के लिए। उस दिन सिर्फ इतना ही काम हो, और उस दिन सबको बता दें कि भैया पार्टी वार्टी हम लोग जो है अब संडे को तो नहीं करेंगे, सैटरडे जो तुम्हें पार्टी करनी है कर लो। फिर उसके बाद अगले रविवार को एक नियम बता लें कि हमें बच्चों के साथ जो भी टेम्पल विजिट्स है, चाहे वो आपके हनुमान मंदिर है, चाहे आप देवी मंदिर है, शिव मंदिर है, जहाँ भी है, उन्हें कहना बेटे चलो घूमने चलते हैं। जब आप एक नेचर वाली जगह पे जा सकते हैं, पहाड़ में जा सकते हैं, जंगल में जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, मॉल में जा सकते हैं, तो क्या आप मंदिरों में नहीं जा सकते, टेम्पल में नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? जाना चाहिए। और मुझे लगता है उससे उन्हें वो कल्चर का पता लगता है। आप गंगा आरती के लिए आइए, आप कहीं दूसरी जगह लेके जाइए, घुमाने लेके जाना है तो चलिए सैटरडे चले आइए, संडे को आप गंगा आरती में लेके जाइए, प्रकृति आरती में लेकर आइए, नेचर के बीच में आइए, बताइए कि बेटा हमारे जीवन में प्रकृति का क्या महत्व है। तीसरा रविवार आप ले लीजिए कि आपने कभी देखा कि बच्चों को कहे कि बेटा तुम्हारे लिए परमात्मा ने तुम्हें वाणी दी है, इस वाणी का क्या महत्व है, इसलिए कभी इस वाणी से गलत मत बोलना, आंखों से गलत मत देखना, कानों से गलत मत सुनना, इस दिमाग से गलत मत सोचना, इस शरीर का दुरुपयोग मत करना। ये जो आपकी इज्जत है, जो चरित्र है, चरित्र कोई बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं है, चरित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है। हम लोग कहते हैं कि, मैं बार बार कहता हूँ कि फिजिकल रिलेशन इज ओनली बायोलॉजिकल रिलेशंस। स्पिरिचुअली अगर मैं कहूँ तो लस्ट का मतलब है जब आप
अपने आप की आत्मा, अपने अंदर के सतत्व को त्याग कर गंध की तरफ बढ़ते हैं, वो लस्ट है। और जब आप अपनी आत्मा और आत्मज्ञान से सतत्व की तरफ बढ़ते हैं तो वो ट्रस्ट है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि वर्जिनिटी बिलोंग टू द मेंटल स्टेटस, इट इज नॉट बिलोंग टू द फिजिकल रिलेशंस। जो शरीर का रिश्ता है ये बायोलॉजिकल है, लेकिन उस बायोलॉजिकल रिलेशन को बनाने से पहले हमारा एक मानसिक चिंतन गंदा होता है। हम अपने शरीर को गंदा करते हैं, हम अपनी आत्मा को मारते हैं, हम अपने अंदर के इमोशंस को मारते हैं। हम लोग कहते हैं हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम अपने इमोशंस को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं अपने इमोशंस को? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस डाइवर्ट हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, हमारे अंदर का प्रेम डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब वो प्रेम जरूरत बन गया। तो मुझे लगता है कि इन बच्चों को ये सब बातों को समझाने के लिए किसी विकलांग आश्रम लेके जाना चाहिए, या किसी ऐसे कैंसर अस्पताल में लेकर जाना चाहिए, किसी ऐसे कोढ़ी आश्रम में लेके जाना चाहिए जहाँ बच्चों को बताएं कि बेटा फल दो, इन्हें दो। आप अपने बच्चे को पार्टी देना चाहते हो, आप उन्हें अच्छे क्लब में खाना खिलाना चाहते हो, बेटर है कि इन्हें केले दो, इन्हें फल दो। इन्हें परमात्मा ने नहीं बनाया ऐसा कि इन्हें ये खुद कर सके। तो हमें सब कुछ बनाया है, हमें हाथ दिए हैं, आंखें दी हैं, वाणी दी है, हाथ पैर मुंह नाक दिए हैं। आप देखिए 1-1.5 साल के बच्चे को बोन कैंसर है, उसका क्या कसूर है? एक इंसान को जो है आंखें नहीं दी, उसका क्या कसूर है? एक इंसान को जो है पैर नहीं दिया, उसका क्या कसूर है? तो जब इन बच्चा उन लोगों से रूबरू करेगा, तब अभी तक बच्चे की नजर में क्या है? अंधा, लंगड़ा, अपंग, ये है कि ऐसा भी होता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ये तो दुनिया का, ये मनुष्य जाति का पार्ट है। लेकिन पार्ट के पीछे की सत्यता क्या है, पार्ट के पीछे का दर्द क्या है, मर्म क्या है, उसका पेन क्या है, ये क्या कौन समझाएंगे? ये माँ बाप अपने बच्चे को समझाएंगे। उन्हें कहे बेटा अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारे बर्थडे में भी हम तुम्हें लेकर आएंगे और इसी ढंग से करेंगे। इसलिए कहते परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार से बढ़ के कोई पुण्य कार्य नहीं है, और दूसरे को पीड़ा देने से पीड़ा कोई पाप नहीं है, और किसी की पीड़ा हरने से बढ़ के कोई पुण्य नहीं है। तो मुझे लगता है कि दूसरा कार्य इस पे करना चाहिए, तीसरा रविवार। और चौथा रविवार मुझे ऐसा लगता है कि चौथे रविवार में उन सबको लेके जाना चाहिए। उन्हें कहना बेटा हम आज आपको बाहर डिनर कराने ले जा रहे हैं, या लंच कराने ले जा रहे हैं, या मूवी दिखाने ले जा रहे हैं, या किसी भी तरह से हम आपको कहीं घुमाने फिराने ले जा रहे हैं, किसी नेचर के स्तर पे लेके जा रहे हैं। उन बच्चों से कम्युनिकेट करो। लेकिन उस दिन हम करो, उस दिन का नाम क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक। उसका काम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक। हमने उस दिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को बंद करके या साइलेंट पे करके छोड़ देना है। अपने साथ मोबाइल का प्रयोग करना ही नहीं है। अब आप गए, बच्चे अपने मोबाइल में अपनी जगह लगे हैं, माँ बाप अपनी जगह लगे हैं, तो मुझे बताइए फिर वो टूर पे जाने का, उस रेस्टोरेंट में जाने का, उस होटल में जाने का, वो छुट्टियों का मतलब क्या हुआ? तो मतलब अगर छुट्टियों का है तो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वहाँ पे जाके लोग कम्युनिकेट करें, बच्चों से बात करें। बेटा तुम्हें कहाँ पे डर लगता है, किस बात को लेकर तुम्हें टेंशन होती है, किस बात को लेकर तुम्हें गुस्सा आता है। पत्नी को पूछे कि क्या बात है, तुम कई बार बहुत उदास परेशान होती हो, कौन सी बात है, वो बताएं। कि अपने बारे में बताएं कि इतना हेडेक रहता है तो उस स्टेज में मैं कुछ बोल देता हूँ। से कम्युनिकेशन खत्म हो गया। जो रिलेशनशिप का, डिवोर्स का, अलग होने का जो बहुत बड़ा कारण है, और जो बच्चे देख के रिश्तों को कहते हैं कि व्हाट इज दिस, अच्छा तुम्हारा अफेयर था, वो ब्रेकअप हो गया, अच्छा नेक्स्ट हो गया, अच्छा ब्रेकअप हो गया। उन्हें लगा अरे तो कॉमन सी बात है। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि आप किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ रहे होते हैं, उसके साथ की सारी इमोशंस को, मेमोरीज को, उसके साथ बिताए हुए टाइम को कहीं ना कहीं हर्ट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तब आप एक नए रिलेशनशिप में जाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सब बातों को समझना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये अगर नियम से ये काम कर लें तो बहुत आनंद होगा। और मुझे लगता है कि कम से कम वीक में सबको ऑफिस जाना होता है, सब कुछ नहीं कर सकते, तो वीक में कहीं ना कहीं एक कुछ भी, मतलब कोई थोड़ी बहुत भगवान का दुर्गा सप्तशती पढ़ लिया, शिव स्तोत्र पढ़ लिया, हनुमान चालीसा पढ़ ली, कम से कम एक दिन
हफ्ते में जरूर रखें, जहाँ बच्चों को कहें या गायत्री की एक माला कर ली, एक दिन तो हवन कर ही रहे हैं, योग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, गायत्री कर रहे हैं, लेकिन अगले अगले उसमें भी हर हफ्ते में भी अगर किसी भी दिन कुछ ऐसा कर ले कि किसी ने हनुमान चालीसा कर ली, किसी ने गायत्री स्तोत्र, शिव स्तोत्र, ये सब कर लिया, तो ये सारे विष्णु सहस्त्र नाम, ये सारे मनुष्य को नाना प्रकार के पापों से, नाना प्रकार के गलत कार्यों से बचाता ही नहीं है, अपितु शक्ति भी देता है, ऊर्जा भी देता है कि ऐसे विकारों से कैसे बचना चाहिए। तो ये वो स्पिरिचुअल हीलिंग है जिसके ज़रिए आप अपनों को, अपने बच्चों को और देश के भविष्य को नशे की ओर जाने से रोक सकते हैं। जी, मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहूँगा आपकी बात को। हम कहते हैं 67% हमारे यहाँ जो है 30 वर्ष से आयु के कम युवा हैं, और भारत एक युवा देश है, और 2030 में जाके ये पूरी तरह से जो है युवा राष्ट्र होगा। चाइना बूढ़ा देश होता जा रहा है, लेकिन युवा का लाभ तभी होगा, युवा का यूटिलाइज तभी होगा आज जब कॉलेजेस की हालत देखे, स्कूल्स की हालत देखे, सूखा नशा, गीला नशा, शराब, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। मुझे लगता है कि इस पे जब तक रोक नहीं होगी और कहीं ना कहीं सरकार कड़ा कानून नहीं बनाएगी, तब तक कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से बच्चों की ज़िंदगी तो ख़त्म कर ही रहा है, उसके अंदर की जो कार्य करने की देश प्रेम की भावना है, परिवार प्रेम की भावना है, मानवता की भावना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, मानव सेवा की भावना है, वो कहाँ से जिंदा रहेगी, वो कहाँ से आएगी? वो तभी आएगी जब आदमी अपने होश-ओ-बास में रहेगा, है ना, दृष्टा बन के रहेगा, चिंतन अवस्था में रहेगा, चैतन्य अवस्था में रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप भारत को एक विश्व गुरु बनाना चाहते हैं या अग्रणी देशों में लाना चाहते हैं, तो युवाओं की शक्ति को चैनलाइज करना पड़ेगा, यहाँ के युवाओं को आगे लेके जाना पड़ेगा, और युवाओं को अपनी जिम्मेवारी महसूस करनी पड़ेगी कि हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है, हमारी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समाज के कार्यों को आगे लेके जाएं, सरकार के अच्छे कार्यों को आगे लेके जाएं, और हम मानव सेवा में बढ़ चढ़ के भागीदारी करें। देश प्रेम हमारा मूल मंत्र होना चाहिए, परिवार के प्रति समन्वय, प्रेम और एकल परिवार, मतलब परिवार के साथ रहना, सामूहिक रूप से रहना, ये हमारे संस्कार होने चाहिए। और हमें कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ माँ बाप के साथ मिलकर करनी चाहिए, बच्चों को भी मानना चाहिए, ताकि हमारा चित्त चरित्र और चिंतन का निर्माण हो सके और हमारी नेगेटिविटी खत्म हो और पॉजिटिविटी इनहेंस हो। ये अगर करना शुरू किया तो भारत निश्चित रूप से बहुत आगे चला जाएगा, और भारत के युवा निश्चित रूप से यहाँ की जितनी भी जीडीपी है, यहाँ का जितना का हर तरह की ग्रोथ होती है। जब युवा जगता है तो नॉट ओनली पर जीडीपी, आपकी संस्कृति की ग्रोथ होती है, आपकी सोच की ग्रोथ होती है, आपकी देश के संसाधनों की ग्रोथ होती है, और साथ ही साथ परिवारों की ग्रोथ होती है, समाज की ग्रोथ होती है, क्योंकि मैन इज ह्यूमन बीइंग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य अगर जागरूक होगा तो समाज भी जागरूक होगा, ऐसा हम मानते हैं। और इन्हीं विचारों के साथ मुझे और आशीष सेमवाल जी को हम दोनों को ही इजाजत दीजिए। नमस्कार।